गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज केमिस्ट्री का सेशन करते हैं। तो बेटा, जिसको थोड़ा बहुत बेसिक तो आना चाहिए ना, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा बहुत भी नहीं आता तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस जो जीरो है बेटा, क्योंकि लॉजिकल क्लास चलेगी, बिल्कुल लॉजिकल चलेगी क्लास आपकी, ठीक है ना। एक दो ही चैप्टर होता है जहाँ थोड़ा याद करना पड़ता है, नहीं तो सारा ये कैसा चलता है, लॉजिकल चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर और कैरेबल ऐप पर, ठीक है। चलिए बेटा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक एलिमेंट एक्स है बेटा, ठीक है ना, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, एक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। हुज सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और ये जो ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी कि जो सब्सटेंस ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। यानी कि ये जो ऑक्साइड है ये एसिडिक है, ठीक है। अभी तक हमने इतना पहचान लिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स। अब हमें एक्स के बारे में पता करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं ये देखिए, बहुत बहुत बार रिपीटेड है ये जो क्वेश्चन है ना, ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट के, ठीक है ना। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो बेसिक होते हैं बेटा। मतलब आप मेटल के ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे तो वो बेस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ऑक्साइड कैसा है बेटा, एसिडिक है। एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा है। तो इन दोनों में से बेटा ये दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, दोनों ही अधातुएं हैं। अब हीलियम जो है बेटा, ये एक नोबल गैस है। हीलियम तो एक स्टेबल गैस है। तो स्टेबल गैस है तो क्या ये ऑक्साइड बनाएगी, ये ऑक्साइड नहीं बनाएगी, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन करती नहीं, ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए प्रचार करने आ गए। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं बस प्रचार करने आते हैं ना। सर अब अभी तक कहाँ थे बेटा, अभी तो क्लास 6:30 की तो क्लास थी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस फ्रॉम देयर सोल्ट सॉल्यूशन। देखो ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट सुनिए। देखो मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ आप लोगों को साथ साथ, ताकि जिसको कुछ ना आता हो तो थोड़ा बहुत उसको भी आ जाए। कोई भी सोल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जनरली इसके अंदर ये मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कोई मेटल लिया, ये मेटल 2 मान लिया हमने, ठीक है, और ये मेटल 1 मान लेते हैं। इसके अंदर मेटल 1 था। तो बेटा ये जो मेटल है, इस मेटल 1 को तभी हटा सकता है जब ये ज्यादा पावरफुल हो। ज्यादा पावरफुल होने का मतलब ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बेटा रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, वो हमने आपको पढ़ा रखी है, बड़े अच्छे से याद करने की ट्रिक भी बता रखी है। और ये क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, ये वाला जो मेटल है ये इसको हटा देगा, ठीक है। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में बात करें, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बता रखी कैसे याद करना है। तो देखिए, इनमें से सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा बेटा, सिल्वर होगा। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। इससे ज्यादा कॉपर, उसके बाद आयरन और फिर जिंक, ठीक है ना। ये होता है आयरन का सिंबल होता है F। तो देखिए इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है बेटा, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आप इन तीनों का सोल्ट सॉल्यूशन लेते हो तो उसकी रिएक्शन अगर जिंक के साथ कराओगे तो जिंक क्या करेगा, सबको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्या करेगा, सबको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। बेटा क्वेश्चन, बेटा दीपक थोड़ा सा मैनर सीख लीजिए, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने में शर्म क्या है तुम्हारी, तुम अंधे हो, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। तुम्हारा बस चले तो तुम्हारा पेपर भी हम दे आए, सब कुछ तुमको, तुम छोटे दूध पीने वाले बच्चे हो, है ना।
लो बेटा ले, ये चिट ले जाओ, ये पेपर में आएगा, ये आएगा। तुम पढ़िए हिंदी, मेरा काम क्वेश्चन समझाने का है। इतनी देर में आप क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते तो जीवन में क्या करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मेटल एम वाज हीटेड इन ए स्पून। चलिए क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, जो पढ़ाया है बेटा उसी से लिंक है, ठीक है ना, जो पढ़ाया है उसी से लिंक है। इसका आंसर बताइए आप एक बार जल्दी से। ये क्वेश्चन में सबका आंसर आना चाहिए। चलिए बेटा बताइए क्या आंसर होगा। देखिए जो पढ़ा है ना, अभी तक जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, अभी कॉन्सेप्ट समझाए हैं। देखो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक तरीका ये, मैं आऊंगा क्वेश्चन पढ़ूंगा आंसर टिक कर दूंगा, वो तो बुक में ही ना है, फिर मेरा आने का फायदा क्या हो। ठीक है ना, मेरा काम है क्वेश्चन को समझाने का, कैसे सोल्व करते हैं। आपको सोल्व करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। एक मटेरियल एम, एक मटेरियल एम है बेटा, जिसको हीट किया गया एक चम्मच में और इमीडिएटली पुट इन ए ग्लास जार वाज कवर्ड। ठीक है ना, एक मेटल है बेटा, ठीक है ना, एक मटेरियल एम वाज हीट, एक चम्मच में एक मटेरियल एम लिया, उसे हीट किया और एक गैस जार से उसे तुरंत कवर कर दिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडिड टू द जार। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, जब आप उसे हीट करोगे, हालांकि उसने कोई मेंशन किया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हीटिंग जनरली जो होती है, ऑक्सीजन की कंबशन जो होता है जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ये मटेरियल है, मेटल नहीं बोला, ये मटेरियल है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ कराई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मटेरियल ऑक्साइड ही लिख दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कोई मटेरियल ऑक्साइड बनेगा। अब इसने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आज एडिड टू द जार, ठीक है ना, उस जार के अंदर पानी डाल दिया, ठीक है ना, और उस सॉल्यूशन को टेस्ट किया गया, ठीक है ना। पानी के डालने के बाद ये जो सॉल्यूशन है इसको टेस्ट किया गया, तो क्या पाया गया कि ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया गया, द पेपर टर्न्स रेड। तो ये जो ब्लू था ये रेड में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यानी कि ये जो मटेरियल ऑक्साइड होगा ये कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। देखो एसिड को पानी में डालते हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक बनता है, बेस को पानी में डालते हैं तो सॉल्यूशन बेसिक बनता है। तो यानी कि अब एक चीज देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि सब्सटेंस के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं नॉन मेटल के, तो ये क्या होगा आपका नॉन मेटल होगा। बस आप देख लीजिए इनमें से नॉन मेटल कौन सा है। सोडियम तो मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, सल्फर क्या है आपका नॉन मेटल है। क्लियर है। चलिए सेशन पसंद आए तभी लाइक करना, हम आपको एक बात बता रहे हैं, ठीक है। ना आए, पसंद आए तो आपकी उंगली रुकनी नहीं चाहिए, और ना आए तो आपकी इच्छा है, फिर मत कीजिए जबरदस्ती कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल मेटल्स। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। आप बताइए, ये चार स्टेटमेंट आपके सामने हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कौन सी सभी धातुओं के लिए सही है। हाँ जी बेटा, भुवनेश मौर्य पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता हूँ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। बेटा हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ ना, पढ़ सकते हो ना हिंदी में। देखो मैक्सिमम बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सी। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल मेटल्स। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सभी धातुओं के लिए करेक्ट है। तो आपने आपको एक बात बता दें, ठीक है ना, मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन होती हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट मेटल्स के लिए 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इनमें से बेस्ट सेलेक्ट करनी, देखिए मेटल्स हार्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये एक्सेप्शन है इसके। दे आर लेस डेंस देन वाटर। ये कह रहा है जो मेटल होते हैं वो पानी से कम डेंस होते हैं। आप खुद ही देखिए कितने मेटल है। आयरन को आप पानी में डाल दीजिए, कॉपर को पानी में डाल दीजिए, पानी में डालते ही क्या होंगे, वो सारे नीचे चले जाएंगे। क्योंकि अगर देखो मेटल की अगर डेंसिटी कम होती, अगर मेटल की डेंसिटी कम होती तो वो फ्लोट करता। जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम को आप डालोगे, कैल्शियम को डालोगे तो वो फ्लोट करेगा। लेकिन मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे चले जाते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। दे आर वेरी रिएक्टिव।
वो कह रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। सारे मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते ना। ये छापा जो है, छापा याद है, छापा, सी फॉर कॉपर, एच जी, ए जी, प्लेटिनम, ए यू, ये तो बेटा लेस रिएक्टिव मेटल है। ये तो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। लास्ट आता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बेटा, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, लेड। लेड, सीसा एक ऐसी धातु होती है, सीसा एक ऐसी धातु होती है जो बेड कंडक्टर होती है। तो देखो, अब इन चारों में से सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा लिख रहे हैं, कौन सा आपको, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, इसका तो कुछ लेना ही नहीं। इसमें देखिए बेटा, इसके एक्सेप्शन 3 दिख रही है, लिथियम भी कर लेते हैं, 4 हो गई। इसमें भी 5 एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। तो सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट कौन सा होगा इन चारों में से, अगर हम बात करें तो सबसे सही स्टेटमेंट होगा डी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन आयरन ब्लेड, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एन आयरन ब्लेड, आयरन ब्लेड होगा तो क्या होगा, एफ ई होगा। कहां लिखे, जगह कम है ना, चलिए यहां लिख लेते हैं। आयरन ब्लेड है तो एफ इज ड्रॉप्ड इन ए ब्लूइश सॉल्यूशन। अभी तक जितना आपने पढ़ा होगा, ब्लूइश सॉल्यूशन कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट का होता है। यह ब्लूइश सॉल्यूशन, ठीक है ना। आफ्टर हाफ एन आवर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू चेंज टू ग्रीन। सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो नीले से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ऐसा कैसे हो गया, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। अब देखिए, आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। इसका कलर होता है बेटा ग्रीन। कॉपर आएगा, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। ठीक है ना, तांबा सभी ने देखा होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कंक्लूड। बताइए क्या आंसर दोगे जल्दी, सारा मैंने क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया, आंसर बताइए क्या दोगे। बेटा दीपक, जो हिंदी में लिखा होता है ना उसको पढ़ने से क्या फायदा, जो चीज हिंदी में लिखी है उसका मीनिंग तो मैं समझा ही रहा हूं। देखिए बेटा, पहला ऑप्शन है द ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट। वो कह रहा है ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन जो वो कॉपर सल्फेट है। आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर सॉल्यूशन जो क्या आपको कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है, ये तो आयरन सल्फेट है, ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर वो कह रहा है द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज आयरन सल्फेट, कि जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट का है। नहीं बेटा, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो तो कॉपर सल्फेट का है, ये भी नहीं हो सकता। द ब्राउन डिपोजिट ऑन द ब्लेड इज कॉपर। देखो हुआ क्या है, आपको एक बहुत बड़ी चीज बताते हैं। इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट है ये, ठीक है ना। आपने इसमें क्या किया, आयरन डाल दिया। आपने क्या किया, इसमें आयरन डाल दिया, आयरन ब्लेड डाल दिया, ये है आयरन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी बेटा, आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को हटाता जाएगा और इसकी जगह खुद आता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से Cu हटेगा, इसकी जगह आयरन आता रहेगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट, ठीक है ना, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो अब देखिए, जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ है ब्लेड पर, जो ब्लेड के ऊपर, अभी ऐसा तो कोई जरूरी ना कि सारा ही ब्लेड रिएक्ट कर जाए, ठीक है ना। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि सारा ही ब्लेड रिएक्ट कर जाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कॉपर सल्फेट का कंसेंट्रेशन कितना लिया है, ठीक है। लेकिन उसने आपसे पूछा कि जो ब्राउन कलर दिख रहा है वो किसकी, मतलब ब्राउन कलर जो हमें दिख रहा है वो हमें किसकी वजह से दिख रहा है बेटा, कॉपर की वजह से दिख रहा है ना। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द ब्लेड इज कॉपर। तो ब्लेड के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट आएगा वो किसका आएगा बेटा, कॉपर का आएगा, ठीक है। हाँ, लेड का सिंबल पी भी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। दूसरी बात, द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द ब्लेड इज रस्ट। रस्ट का तो बेटा, रस्ट की तो कंडीशन ही कुछ अलग होती है ना, रस्ट के लिए तो मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है ना। बेटा बाउंस कर रहा है तो रहने दीजिए ना, बाउंस कर रहा है तो पेपर में भी बाउंस करेगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इनमें से अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो रहेगा वो आपका ये रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है बेटा। दीपक यादव खुश रहे, मैंने हिंदी में एक चीज बता दी। चलिए, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेज। क्या सारे नॉन मेटल जो सारी धातुएं होती हैं क्या वो गैसेज होती है, नहीं बेटा।
आपने कार्बन देखा होगा, कार्बन एक नॉन मेटल होता है। कार्बन के दो रूप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट। तो क्या आपको ये गैसेस दिखाई देते हैं? नहीं। तो सारे नॉन मेटल बेटा गैसेस नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब, ओनली डक्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप किसी चीज को तार में बदलते हो, वायर्स में कन्वर्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं हम डक्टाइल। आज तक कभी आपने नॉन मेटल्स की तार सुने हैं? नॉन मेटल्स के तार सुने हैं? तार बेटा मेटल्स के होते हैं। नॉन मेटल जितने भी नॉन मेटल्स है वो सारे कैसे होते हैं बेटा? नॉन डक्टाइल होते हैं। आंसर आपका यहीं पर आ गया, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल एक्स डिस्प्लेसेस वाई। देखो मेटल एक्स ने क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया मेटल वाई को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल एक्स और वाई में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एक्स डिस्प्लेस कर रहा है वाई को, तो एक्स ज्यादा रिएक्टिव होगा वाई से। ठीक है, बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड। लेकिन ये जो है मेटल जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, यानी कि जेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एक्स से। तो जेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एक्स से। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा आ गया? जेड आ गया। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा आ गया? जेड आ गया। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आयरन कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। बताइए बेटा, क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? रिएक्टिविटी सीरीज याद कीजिए। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, ठीक है ना। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक बेटा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। नहीं बेटा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ओनली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन बी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट बी करेक्ट है और वो दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता इज ट्राइंग टू सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, अमृता एक इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ को सेटअप कर रही है, बना रही है मतलब। शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है ना, तो देखो कोई भी उसके पास क्या है बेटा? वायर्स की कमी पड़ गई। ठीक है ना, मतलब उसके पास जितने तार थे, वो जो सर्किट बना रही थी उस सर्किट में तारों की कमी रह गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन यूज टू कंप्लीट द सर्किट? तो बेटा अगर सर्किट को कंप्लीट करना है, सर्किट कंप्लीट होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन से मटेरियल यूज करना पड़ेगा? जो कंडक्टर होंगे, और कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो आपको बेसिकली इनमें से वो सब्सटेंस कनेक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंडक्टर होगा। तो रबड़ क्या कंडक्टर होता है? नहीं। थिक? नहीं। स्टील वायर? बिल्कुल। ग्लास रोड? नहीं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एंटीसेप्टिक। ये तो सभी को पता होगा, आयोडीन जो होता है वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में उसका हम यूज करते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ये आएगा बेटा बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। आपको बताना वो कौन सा मेटल होता है जिसको अगर हम एयर में रख दें तो उसमें आग लग जाती है। ये तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा ही बता सकता है, ठीक है ना। मूर्ख से मूर्ख बच्चा ही बता सकता है। तो कौन से मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। तो यहां पर क्या दे रखा आपको? सोडियम। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद पॉप साउंड? फेमस क्वेश्चन है। कौन सी गैस है जो पॉप ध्वनि से जलती है? मतलब जो जलती है तो पॉप ध्वनि आती है, ठीक है ना। ये तो सभी को पता होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन गैस ही गैस होती है जो पॉप साउंड से जलती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेस। ठीक है ना, आपको ये मेटल, इनमें मेटल और नॉन मेटल दे रखे हैं, ठीक है ना। आपको और उधर यूजेस दे रखे हैं, मैच करना है। अभी हमने पढ़ा था आयोडीन के बारे में, ठीक है ना। तो आयोडीन किस में आएगा? वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं, वाउंड्स। यस, मैच द कॉलम है पेपर में बेटा, पहले आप यही ऑप्शन देख लो। सेकंड ऑप्शन है, आंसर आ गया ऑप्शन सी। बाकी अपने मतलब विश्वास के लिए चेक करना चाहो तो कर सकते हो। मरकरी, मरकरी थर्मामीटर में यूज होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम पैकेजिंग में यूज होता है। और क्लोरीन का आपने सुना होगा, पानी से कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है। तो क्या आएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। हाँ, नीलोफर परवीन की बात सुन लीजिए। चलिए बताइए कौन सा कंडक्टर नहीं है। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आपने मेरा फिजिक्स वाला मैराथन देखा होगा, ठीक है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ये इंसुलेटर होता है, ठीक है ना, तो फिजिक्स में भी बताया था आपको। चलिए, अनीता प्रिपेयर्ड ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। She dropped a small pieces of aluminium foil into it and then brought a burning matchstick near the mouth of the test tube. See here से pop sound। देखो जिसको क्वेश्चन भी समझ नहीं आया होगा ना, क्वेश्चन भी समझ नहीं आया होगा, ये दिख गया होगा तो आंसर आ गया होगा, ठीक है ना, ये आ गया होगा। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए। यहाँ पर उसने एल्यूमिनियम लिया है और बेस लिया है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम सारे बेस देखो, जैसे एसिड क्या होते हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप काम की बात सुनिए, सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, HNO3 को छोड़कर। HNO3 को छोड़कर सारे एसिड क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन सारे बेसिस बेटा, सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। आपके सिलेबस में दो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, ध्यान रखना। ये दो ऐसे मेटल हैं जिनके साथ बेस रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है ना। नया क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, कभी आएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर ये तो आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस, इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए, लेकिन कॉन्सेप्ट में था। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपको बताना है इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक होगा। इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक होगा, ये आपको बताना है। हाँ हाँ जी बेटा सौरभ, बताइए, इसका आंसर जानना चाहते हैं। पीडीएफ बेटा वो सर शेयर कर देंगे ना आपको टेलीग्राम पर या जो भी है। वो सर बता देंगे बेटा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको। देखिए, फिजिक्स का मैराथन देखा होगा, मैंने आपको बताया था एयर जो होती है वो इंसुलेटर होती है हीट की, ठीक है ना। अब ये वाटर जो है ना, उसने वाटर मेंशन कर दिया, अब उसने ये नहीं बोला कि ये डिस्टिल्ड वाटर है या टैप वाटर है, ठीक है ना। लेकिन हीट के केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या वाटर क्या होता है, आपका इंसुलेटर होता है बेसिकली, ठीक है ना। नहीं तो आप और ऑप्शन देखो, अगर आपको ये वाटर में दिक्कत आ रही है, वाटर के बारे में आपको नहीं पता है, तो देखिए प्लास्टिक तो है, पता है। चलिए, अगर आप बाकी ऑप्शन को देखिए, आयरन क्या होता है, आयरन मेटल है, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। यहाँ पे कॉपर है, मेटल है, गुड कंडक्टर है हीट का। एल्यूमिनियम जो है गुड कंडक्टर है हीट का। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए, यहां पर अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। व्हेन ए कॉपर प्लेट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, ठीक है ना। ये जो कॉपर प्लेट है इसको मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब क्या होगा, वाटर, H2O। एयर में क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। कॉपर के किसी में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, तो वो डल ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये होता है, ठीक है। अगर आप कॉपर को मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हो तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, हाँ जी। तो जब भी आप कॉपर को एयर में एक्सपोज करते हो, मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हो, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है वो कौन सी आती है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड की कोटिंग आती है। अब देखिए, कॉपर सल्फेट नहीं, ये मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट नहीं है, इसकी वजह से गलत हो गया। ये मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट, सल्फेट की वजह से ये हट गया। ए मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, मैच the name of the acid given in the column 1 with the corresponding food items in which they are found in column 2।
बताइए, एसिटिक एसिड जो होता है ये विनेगर में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है बेटा? दही में होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? पालक में होता है। और सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन में होता है। वो देख लीजिए ऑप्शन, पहले का फोर्थ, दोनों में फोर्थ, दूसरे का क्या था हमारा? थर्ड, ये आ गया। तीसरे का फर्स्ट, ठीक है, और डी का सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर? इंडिकेटर समझते हो? इंडिकेटर बेसिकली डाइज होती है, ठीक है ना। इंडिकेटर क्या होते हैं? बेसिकली डाइज होती है। तो इन इंडिकेटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता लगाना है कि सब्सटेंस का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो वो हम इंडिकेटर की हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको बताना है इनमें से सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? मैन मेड इंडिकेटर, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ मैन मेड इंडिकेटर कौन से होते हैं। मिथाइल ऑरेंज आपका एक मैन मेड इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन आपका एक मैन मेड इंडिकेटर है। देखिए टर्मरिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये तो नेचुरल है। लिटमस ये भी नेचुरल है। मिथाइल ऑरेंज कैसा है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा है? सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है? बताइए जल्दी से। अगर मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डाल दोगे तो ये कैसा कलर देगा? कैसा कलर देगा बताइए, जल्दी बताइए बेटा, क्वेश्चन तो हो गया। देखो कलर ही नहीं बता, मूर्ख को जो फेवरेट कलर नहीं बताना है, फेवरेट कलर नहीं बताना, क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है ना। कोई बच्चा नया होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। बेटा एसिड में ये रेड कलर देता है, ठीक है ना, और बेस के साथ कैसा कलर देता है? येलो कलर देता है। बेस के साथ कैसा कलर देता है? ये येलो कलर देता है, ठीक है। चलिए, अदिति वांटेड टू सेंड ए सीक्रेट मैसेज टू हर फ्रेंड। अदिति बेटा एक लड़की है, वो अपने फ्रेंड को एक सीक्रेट मैसेज भेजना चाहती है। सीक्रेट मैसेज समझते हो ना? अरे मूर्खो, मतलब ऐसा मैसेज जो वो सिर्फ वो उसी के फ्रेंड को ही पता चले और किसी को पता ना चले, ठीक है ना। चलिए, शी गेव हर फ्रेंड ए लेटर विच डिड नॉट सीम्स टू हैव एनीथिंग, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अपनी फ्रेंड को लेटर दे दिया, भिजवा दिया, जो भी किया। उसकी फ्रेंड को लेटर रिसीव हुआ, ठीक है ना। उसकी फ्रेंड लेटर खोल 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 के देखती है, तो देखते उसमें कुछ नहीं दिखता उसे, ठीक है ना। वो अंधी नहीं है, उस लेटर पर उसे कुछ नहीं दिखता, वैसे सब दिखाई देता है, लेटर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस पर जो अल्फाबेट लिखे हैं वो उसे दिखाई नहीं दे रखे। हाँ बहुत बढ़िया, देखा चेतराम सैनी दिमाग कितना चलता है। मूर्खो, तुम्हारे दिमाग में यही भरा है ना बस, इसके अलावा कुछ नहीं ना। चलिए, रिटर्न ऑन। चलिए, फिर उसका दोस्त ने फोन किया होगा, ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम, ये क्या भद्दा मजाक है, पागल समझ रखा है मुझे, है ना, कि तो तुमने जो मुझे ब्लैंक लेटर क्यों भेजा। वो कह रहे ब्लैंक लेटर नहीं है, ठीक है। उसने कहा सी आस्क्ड हर फ्रेंड टू रब द पेपर विद ए स्लाइस ऑफ बीटरूट। बीटरूट समझते हो? चुकंदर। उसने कहा इस पर चुकंदर रगड़ो। बोले चुकंदर तो है ही नहीं, नहीं है नहीं तो मार्केट से लेके आओ, ठीक है ना। अब वो फ्रेंड काफी अच्छा रिलेशन था, अब उसे मजबूरन में लाना पड़ा, वो बीटरूट लेके आई। जैसे उसने चुकंदर को उस पर रगड़ा, ठीक है ना, तो मैसेज अपीयर हुआ उसे डार्क रेड कलर में। किस में अपीयर हुआ? डार्क रेड कलर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड शी हैव यूज टू राइट द मैसेज। तो जो अदिति है बेटा, उसने उस लेटर को लिखने में इन चारों में से किसका यूज किया था? इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लेकिन हमें पेपर में करना है, ठीक है ना। सुनिए मेरी बात, बीटरूट के बारे में सुनिए। जो बीटरूट होता है ना, चुकंदर जो होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड ही रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहेगा? ये रेड ही रहेगा, ठीक है ना। और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है? हाँ जी बेटा, कोई बताएगा बेसिक सॉल्यूशन में बीटरूट कैसा हो जाता है? बीटरूट कैसा हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में? अरे गोलू बेटा स्पैम ना करे, बार बार एक ही मैसेज को ना करे। अरे आंसर नहीं बेटा, रूबीना खान मैं जो पूछ रहा हूँ, हाँ ये फिर तुम्हें दिखा नहीं, 2019 से 2023 के क्वेश्चन है, लिखा नहीं हुआ थंबनेल पर। कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। अब कमाल की बात देखिए, इस क्वेश्चन की कमाल की बात देखिए, जैसे उसने बीटरूट रगड़ा तो उसे जो मैसेज दिखाई दिया ना, वो रेड कलर में दिखाई दिया। किस में दिखाई दिया? रेड कलर में।
तो अगर बीट रूट को आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी डालोगे ना, बीट रूट जो होता है, अरे यार, जो बीट रूट होता है, ठीक है ना, अगर आप इसको पानी में डाल दिया, न्यूट्रल पानी, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो इसमें भी इसका कलर कैसा आता है, रेड आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चन करने फिर मिस्टेक भी बताएंगे, ठीक है ना, जिसने पहले क्वेश्चन कर रखा हो आंसर उसको पता होगा, ठीक है ना। सुनिए बेटा, मेरा नाम जानते होगे पूजा आप, ठीक है ना, मेरे नाम से मुझे सर्च कर सकते हो, देखिए इधर, हाँ जी। अब उसने कहा कोई क्वेरी, अब हालांकि जो भी डाउट है यही पूछ लीजिए, यही क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। चलिए, तो ये जो बीट रूट है ये न्यूट्रल के साथ भी कैसा कलर दे रहा है, रेड। अब सुनिए, ये जो पहले देखिए कॉमन सॉल्ट जो होता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर मान लीजिए लेटर उसने कॉमन सॉल्ट से लिखा, लेटर उसने कॉमन सॉल्ट से लिखा, नमक से लिखा, मतलब पानी में घोल के, ठीक है ना, या नमक से, जैसे भी किया, वो उसकी हेडेक है बेटा, लेटर उसको लिखना, हमें क्यों परेशान होना, उसने लेटर लिखा, हमने मान लिया उसने कॉमन सॉल्ट से लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। जब बीट रूट उस पर रगड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वो यहां भी मैसेज किस कलर में दिखाई देगा, रेड में ही दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, रेड में ही दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि बीट रूट जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, न्यूट्रल देता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन भी कैसा है बेटा, न्यूट्रल होता है। अगर ग्लूकोज से लिखा होता तो यहां भी कलर कैसा आता, रेड आता। बेकिंग सोडा जो होता है ये बेसिक होता है, बेकिंग सोडा जो होता है ये बेसिक होता है, ठीक है ना। तो अगर इस पर बीट रूट रगड़ोगे तो कैसा कलर आना चाहिए था, येलो आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। लेमन जूस कैसा होता है, ये एसिड होता है, लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर ये एसिडिक है तो बीट रूट रगड़ोगे तब भी कैसा कलर आएगा, रेड कलर। कहने का मतलब समझ रहे हो। अब उसको रेड कलर में मैसेज दिखाई दिया, ठीक है ना, उस इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, मैसेज नॉट अपीयर्ड, नॉट अपीयर्ड होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, नॉट अपीयर्ड, क्योंकि तीनों केस में कैसा कलर आ रहा है, रेड आ रहा है। लेकिन अब हमें तो आंसर लिखना है, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, अगर आप इसे टिक करोगे तो इसमें क्या दिक्कत है, इसे टिक करोगे तो इसमें क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, हमारा अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि रेड तो इन तीनों कलर में दिखाई दे रहा है। या तो आंसर तीनों होने चाहिए, नीचे स्टेटमेंट होनी चाहिए थी ए बी सी, ठीक है ना, या उसको ऐसा होना चाहिए था, नहीं बेटा नोट अपीयर्ड, नोट अपीयर्ड तो बेटा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, उसने रेड कलर में, उसने क्वेश्चन में देखो यहां पर करना चाहिए था रेड की जगह येलो, ठीक है। दूसरा, अब हम ये क्या टिक कर रहे हैं, हालांकि कलर तो बेटा सभी में चेंज हुआ, पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि वो व्हाइट कलर में था मैसेज, एक तरीके से किस में था, व्हाइट कलर में था, ठीक है ना। बीट रूट रगड़ते वो रेड कलर में आ गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो इसलिए बेस्ट आंसर इसका ऑप्शन सी लगाओगे, ठीक है। अरे बेटा, नोट, ये मैंने ये कहा है, नोट अपीयर्ड इन रेड कलर, नोट अपीयर्ड इन रेड कलर, मैंने ये कहा है, नोट अपीयर्ड इन रेड कलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। देर आर 3 टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी ऑल हैविंग कलरलेस लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है ना। इसको करना 1 मिनट बेटा। कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए, वो कह रहा है देर आर 3 टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी ऑल हैविंग कलरलेस लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में कलरलेस लिक्विड भरा है, ठीक है ना। ए ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इज एडिड टू ईच ऑफ देम, ठीक है ना। 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ए बी सी, 3 टेस्ट ट्यूब हमारे पास ए बी सी, ठीक है। तीनों में कलरलेस लिक्विड है, इक्वल वॉल्यूम और स्ट्रेंथ का। ए ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इज एडिड टू ईच ऑफ देम, पीएच ये क्या है, फिनोप्थलीन है, क्या है, फिनोप्थलीन है। तीनों में हमने फिनोप्थलीन डाल दिया, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टेस्ट ट्यूब ए एंड बी रिमेन्स कलरलेस। ए और बी जो थी बेटा ये कलरलेस रही, ए और बी क्या रही, कलरलेस, यानी कि फिनोप्थलीन ने जो है ए और बी पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। तो बेटा फिनोप्थलीन जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रहता है, वो कलरलेस रहता है, क्या रहता है, कलरलेस रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो इससे यहाँ से हमें ये पता चल गया ए और बी क्या होंगे, हमारे पास एसिड होंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
ये कहते हैं ना, ये सीटेट के लेवल का क्वेश्चन है, ये सीटेट से कहीं ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए जी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वाइल सी बिकम्स पिंक, जैसे इसमें डाला सी पिंक हो गया, यानी कि ये तो पता चल गया अब सी क्या हो गया, बेस हो गया। सी क्या हो गया आपका, बेस हो गया। सी क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। चलिए, when the pink solution of C is added to A and B, अब C क्या है आपका बेस, इस बेस को, एक मिनट, when the pink solution of C, मतलब जब आपने इसमें फेनोल्फथालीन डाल दिया तो ये जो पिंक सॉल्यूशन है इसको A और B में डाला गया है, ठीक है ना। और हमने क्या पाया गया, that A remains कलरलेस, A अभी भी कलरलेस है और B ने फिर पिंक कलर अचीव कर लिया। देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, 3 टेस्ट ट्यूब थी A B C, फेनोल्फथालीन डाला, यहां भी फेनोल्फथालीन डाला और यहां भी फेनोल्फथालीन डाला, तो इस केस में क्या हो गई, वो पिंक हो गए, ठीक है ना। पिंक सॉल्यूशन आ गया यहां पर। तो यहां से हमारा इतनी स्टेटमेंट से हमें क्या प्रूव हो गया कि जो सी जो है वो एक बेस है, क्या है, बेस है। और ए और बी क्या हो गए हमारे, ये हो गए एसिड, ए और बी क्या हो गए हमारे, एसिड हो गए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा उसने ऑप्शन में दे रखा है स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रेंथ के बारे में उसने बात कर रखी है, किसके बारे में बात कर रखी है, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रखी है। देखिए अब उसने इस पिंक सॉल्यूशन को, ये जो पिंक सॉल्यूशन है इसको बेटा उसने ए में भी डाला और बी में भी डाला। बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, एक नई चीज बताऊंगा आज की क्लास में, आपको दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ए पर कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन बी जो था वो क्या हो गया बेटा, वो पिंक हो गया, वो क्या हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। तो ये तो हम प्रूव कर चुके थे बेटा, ए और बी क्या है, एसिड है, ठीक है ना। पीएच जो होता है, देखो ये हमें पता चल गया, जैसे ही आपने इसमें फेनोल्फथालीन डाला, फेनोल्फथालीन डालते ही ये सॉल्यूशन पिंक में कन्वर्ट हो गया, ये बेस था, ठीक है ना। तो यानी कि इसके अंदर क्या होंगे बेटा, OH नेगेटिव आयंस होंगे, ये जो सॉल्यूशन होगा इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। अब इन OH नेगेटिव आयंस को, ए जो था, ए एसिड था, ये OH नेगेटिव आयन इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाए, तो इसका मतलब ये एसिड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, एसिड कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बी जो था बेटा, बी को इसने बहला फुसला लिया, बी को इसने बहला फुसला लिया, ठीक है। तो बी कैसा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अब ये दो तो हो गई। अब इतनी स्टेटमेंट से सी के बारे में कैसे पता करें बेटा, सी स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा, बताइए। बस सी के बारे में बता दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा। आप कोई कहानी नहीं, आप कॉन्सेप्ट सुनिए। देखिए, जो फेनोल्फथालीन होता है ना बेटा, फेनोल्फथालीन होता है, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट 8 पीएच मान सुना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यूज। अगर पीएच जो होता है, देखो मैंने पी और कैपिटल एच लिखा, वहां पर एच छोटा लिखा था, इस पर देता है ये पिंक कलर, कैसा देता है, पिंक कलर, ठीक है ना। और जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा 13-14 पर जाकर ये कैसा कलर देने लग जाता है, पिंक ना देकर ये पर्पल कलर देने लग जाता है। कैसा कलर देने लग जाता है, पर्पल कलर देने लग जाता है। कैसा कलर देने लग जाता है, पर्पल कलर देने लग जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज सुनिए, एक चीज और बता देता हूं, ये जो फेनोल्फथालीन होता है, कोई मुझे बताएगा इसका नेचर कैसा होता है, फेनोल्फथालीन जो होता है ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है, फेनोल्फथालीन जो होता है ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है। अरे ये फास्ट ही कराएंगे बेटा, ये क्वेश्चन ही बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए आंसर तो मैंने निकाल भी दिया, आंसर तो यहां से आ गया आपका। फास्ट कराना, चलिए आंसर फास्ट ही कराते हैं बेटा, ठीक है। तो पिंक कलर दिखा रखा है, तो 8.2 पर बेस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वीक होगा, ठीक है ना। तो देखिए, ए क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, लेकिन बी क्या था, वीक एसिड, यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ए क्या था आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, बी वीक एसिड, लेकिन सी उसने बोल दिया स्ट्रॉन्ग बेस, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है, वीक बेस, और मैच करा लेते हैं, बी वीक एसिड है, बिल्कुल है,
और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है ना। हाँ, फिनोल्फथालीन जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। ये तो क्वेश्चन आप कराई दोगे। ठीक है ना। एक मिनट करना बेटा, अर्जेंट कॉल, एक बार करो इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा, मैं तो अच्छे से ही समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें आपकी गलती है ना, मेरी गलती थोड़ी है। अगर मेरे पढ़ाए हुए से, अगर मान लीजिए आप 1200 बच्चे हो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट, अगर 1200 में से मतलब अप्रोक्सीमेट 1200 ही है, 1150 बच्चों को समझ आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। मीन्स मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। अब एक दो बच्चे को नहीं आया तो मतलब वो उसकी गलती है ना। चलिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पे एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है ना। तो रेड कैबेज और टर्मरिक ये कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं और एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। इनकी हेल्प से हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, रीता वांटेड टू स्टोर द पिकल्स इन ए कंटेनर। रीता चाहती है अचार को किसी कंटेनर में रखना चाहती है। द बेस्ट कंटेनर फॉर दिस पर्पज इज। बेटा, जो कंटेनर होना चाहिए वो मेटल का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जो कंटेनर होना चाहिए वो मेटल का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर देखो मुझसे ज्यादा भी कोई एक्सप्लेन कर देना तो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है ना। मेरा नाम है, देखो, अगर मुझसे कोई ज्यादा एक्सप्लेन कर देना इन क्वेश्चंस को, जितना मैं आराम से और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे जरूर बताना बेटा, मैं भी जानना चाहूंगा। ठीक है ना। ये मेरा नाम है। क्लियर है। चलिए, तो ये देखो, क्योंकि मेटल मेटल में अगर आप रखोगे, देखो जनरली होता क्या, पिकल्स के अंदर क्या होता है, अचार के अंदर क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड होता है, विनेगर। अचार के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड विनेगर के रूप में। ठीक है ना। और एसिड की प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर एसिड जो होता है जनरली अगर हम बात करें मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। आप खाना चाहते थे, अचार मिल गया आपको कुछ और। ठीक है ना। क्लियर है। हाँ जी। तो इसीलिए हम जो अचार होता है, पिकल्स होता है, उसको हम मेटल के कंटेनर में नहीं रखेंगे। समझ गए। क्योंकि मेटल के कंटेनर में रखोगे तो पिकल के अंदर एसिड होता है, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो एल्यूमिनियम मेटल है, ग्लास मेटल नहीं, आंसर तो आ गया। कॉपर मेटल है, ब्रास एलोय है मेटल्स की। ठीक है। आगे बढ़े। अरे हम हर लेवल का पढ़ाते हैं बेटा, हम हर लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है। अब इधर देखिए, आप चाहे हमसे टीजीटी पढ़ो, चाहे पीजीटी पढ़ो, चाहे नीट पढ़ो, कुछ पढ़ो। चलिए आगे देखिए। व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन ए टेस्ट ट्यूब। व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग HCl। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा HCl है। इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH आर एडिड टू इट। इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH आर एडिड टू इट। ठीक है ना। तो बस आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू चीजों को छोड़िए। आपका पेपर है अब सीटेट का, उस पर ध्यान दीजिए। आज की क्लास से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके पेपर में, देख लेना। ठीक है ना। तो वो कह रहा है अगर HCl है, अगर आप उसके अंदर NaOH ऐड कर देते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। देखिए, ये एसिड है और ये क्या है बेटा, बेस है। तो जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है। क्या बनता है, सोल्ट। यहां पर ये बन गया सोल्ट, NaCl। लवण बनता है, रिलीज होता है वाटर। और क्या रिलीज होता है बेटा, हीट रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना। हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है। अब देखिए, इट चेंजेस कलर। बेटा कलर के बारे में तो कुछ डेटा दे ही नहीं रखा है यहाँ पर। इट गिव्स पंजेंट स्मेल। कोई गैस निकल ही नहीं रही जो स्मेल की हम बात करें। ठीक है। इट बिकम्स वार्म। जब भी बेटा किसी कंटेनर से हीट निकलती है, जब भी किसी कंटेनर से हीट निकलती है, किसी रिएक्शन में हीट निकलती है, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन से हीट निकलती है, तो वो कंटेनर गर्म हो जाएगा। आप टच करके देख सकते हो। ठीक है ना। टच करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी रिलीव्ड बाय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH ट्वाइस। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना। ये क्या है, एक बेस है। इसका काम होता है एसिडिटी को दूर करना, और जो सब्सटेंस एसिडिटी को दूर करते हैं उनको बोलते हैं हम एंटा एसिड प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी रिलीव्ड बाय। अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, ठीक है ना,
तो हमें किस चीज से राहत मिलेगी। इसका नेचर कैसा है, बेस है, तो बेस है तो ये किसको दूर कर सकता है, एसिडिटी को, ठीक है ना। तो अगर एसिडिटी है तो एसिडिटी को ही दूर करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विद लेमन जूस। देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बेटा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बेकिंग सोडा विद लेमन जूस। लेमन जूस कैसा होगा, एसिडिक होगा। लेमन जूस कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, ठीक है ना। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ठीक है ना। वो कह रहा है बबल्स प्रोड्यूस होंगे और एक गैस एक्स रिलीज होगी, वो गैस आपसे पूछी गई है। तो प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को याद हो, एसिड जो होते हैं बेटा, अगर ये इनकी रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराते हो, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराते हो, तो ये कौन सी गैस देते हैं, CO2 गैस देते हैं। बाइकार्बोनेट किसे बोलते हैं, जिसमें HCO3 नेगेटिव आयंस होते हैं, इसे बाइकार्बोनेट बोला जाता है। और कार्बोनेट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर CO3-2 आयंस होंगे। तो यहाँ पर ये HCO3 आयंस है, HCO3 नेगेटिव, तो ये बाइकार्बोनेट है। तो एसिड अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर, एक एलिमेंट ए है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, उसने कोई सॉल्यूशन बनाया। दिस सॉल्यूशन टर्न्स फेनोल्फथालीन इंडिकेटर पिंक। अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर फेनोल्फथालीन डालते हो तो फेनोल्फथालीन इसमें पिंक कलर दे देता है बेसिकली। तो फेनोल्फथालीन पिंक दे रहा है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप एसिड को पानी में डालोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर बेस को पानी में डालोगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आपको मेटल और नॉन मेटल दे रखे, तो किसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं बेटा, किसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। सल्फर क्या आपका मेटल, और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होंगे बेटा, बेसिक होंगे, ठीक है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने एलिमेंट बोल रखा है सिंपल, ठीक है ना, और ज्यादा सही रहता अगर वो ऑक्साइड बोलता तो, लेकिन फिर भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, When an acid react with the base, which of the following is produced? Salt, water and heat। अभी बताया था, अगर आप एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराओगे, एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, सोल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। अरे अभी आया था ये तो, बस थोड़ा सा बदल गया। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। ए का फोर्थ दिख रहा कहीं, आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अभी कराया था इसी टाइप का, बस एक ही चेंज है, यहाँ पर ये एस्कॉर्बिक एसिड आ गया। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। चलिए, एक्स इज ए केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ठीक है ना। हमारे स्टमक के अंदर एक केमिकल है एक्स, ठीक है, एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, HCl होता है। कौन सा होता है, HCl होता है। अगर यहां तक अभी तक भी समझ नहीं आया तो आगे स्टेटमेंट पढ़िए। व्हेन एक्स इज सेक्रेटेड इन एक्सेस, अगर एक्स की मात्रा एक्सेस में हो जाए तो इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे नाम दे बोलते हैं इनडाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन, ठीक है। तो किसकी, तो एक्स क्या होगा बेटा, HCl। अगर HCl अधिक मात्रा में हो जाता है तो बेसिकली एसिडिटी हो जाती है। वाई इज ए केमिकल यूज्ड टू ट्रीट दिस कंडीशन। इसको ठीक करने के लिए हमने वाई केमिकल यूज किया, तो वाई क्या होगा, एक सिंपल सी बात है, एक बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। पहले देखिए, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं हो सकता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं हो सकता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। तो यानी कि अब ये सोडियम कार्बोनेट है तो बेटा ये भी बेस, देखो ये भी बेस है, सोडियम कार्बोनेट में आपको बता देता हूँ, ये भी एक बेस है, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ,
क्या होगा ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि अब पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी यही बोलती है। अगर इसकी जगह सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते तो बड़ा पावरफुल क्वेश्चन हो जाता, दिक्कत हो जाती फिर तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग, ठीक है ना। एंट स्टिंग में कौन सा एसिड मिलता है ये आपको बताना। एंट स्टिंग में कौन सा एसिड मिलता है बताइए। फॉर्मिक एसिड मिलता है, लड्डू क्वेश्चन। एंड स्टिंग में कौन सा एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड। नेटल लीव्स में कौन सा मिलता है, फॉर्मिक एसिड। चलिए, ये तो फैक्चुअल था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव के रूप में हम किसका यूज करते हैं, फेमस एग्जांपल होता है बेटा इसका सोडियम बेंजोएट। बाय चांस यहाँ पर वही दे रखा है। देखिए मैं आपको नया क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर तो आ गया इसका सोडियम बेंजोएट। तो ये प्रिजर्वेटिव है। अगर वो ऑप्शन बदल दे, ठीक है ना, देखो ऑप्शन वो क्या बदल सकता है वो। अगर आप बेटा सोल्ट को पानी में डालते हो, अगर आप सोल्ट को पानी में डालते हो तो क्या होगा, जिस एसिड और बेस का वो सोल्ट होता है वही एसिड और बेस आपको फिर से मिल जाएंगे। जैसे ये जो सोल्ट था बेटा, ये बेंजोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्ट था। किसका सोल्ट था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये सोल्ट था, ठीक है ना। तो वही हमें मिल जाएंगे। अब वो कई बार क्या करेगा, ऑप्शन में आपको ये नाम ना देकर इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, बोल देगा कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन में दे दे, बेंजोइक एसिड दे दे और पूछ ले कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, अभी बताया था। तो एंटी एसिड बोलिए चाहे एंटी एसिड बोलिए बात एक ही है, ठीक है। एंटी एसिड बोलिए चाहे एंटी एसिड बोलिए बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। You have three test tube X, Y and Z half filled with different solution as X is filled with sodium chloride। देखिए एक टेस्ट ट्यूब है X, X के अंदर क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। Y is filled with sodium hydroxide, Y के अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। Y के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और Z के अंदर क्या है बेटा, डाइल्यूट HCl है। Z के अंदर क्या है, डाइल्यूट HCl है। चलिए, ऑन एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन टू ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन, तीनों में क्या कर दिया बेटा, फिनोप्थलीन डाल दिया, पीएच डाल दिया। तीनों में क्या किया, फिनोप्थलीन डाल दिया। यू वुड ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज, हम खुद ही निकाल लेते, बाद में मिला लेंगे। NaCl क्या है बेटा, न्यूट्रल है, तो इसमें क्या रहेगा, ये कलरलेस रहेगा। बेस के साथ कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और एसिड के साथ भी कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। तो देख लीजिए, कलरलेस पिंक कलरलेस, पिंक हट गया, कलरलेस पिंक कलरलेस, ऑप्शन 2 क्लियर है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो बेटा लाइक रुकने नहीं चाहिए आप लोगों के, ठीक है। चलिए, ए टीचर ऑफ क्लास 8th डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लास। एक टीचर ने बेटा क्लास 8th में एक एक्टिविटी कराई, ठीक है ना, आप भी देख लीजिए। द टीचर टेक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इन ए स्पून एंड बर्न्स इट। टीचर ने क्या किया बेटा, सल्फर लिया और उसे जला दिया, ठीक है ना। जलाएगी तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। शी देन पुट्स द स्पून इनटू ए टम्बलर विद ए लीड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप, ठीक है ना। उसने क्या किया बेटा, उस टम्बलर को बंद कर दे बेसिकली, ताकि गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर, ठीक है ना। कहने का मतलब उस कंटेनर में सल्फर डाइऑक्साइड है, आपने उसमें ब्लू कलर का लिटमस भी डाल दिया और रेड कलर का भी लिटमस डाल दिया, तो क्या होगा, बताएगा कोई आंसर इसका। देखिए, ये किसका ऑक्साइड है, नॉन मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन बेटा ब्लू लिटमस पर तो कोई इफेक्ट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कर देंगे, लेकिन क्या वो रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट डालते, नहीं डालते। यानी कि ब्लू तो रेड में हो जाएगा और रेड वाला रेड ही रहेगा। देखिए, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, बिल्कुल सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, नो चेंज इन बोथ, गलत है। ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, नो। रेड लिटमस रिमेन्स टर्न्स ब्लू, नहीं। तो सबसे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, सेम क्वेश्चन है, मतलब वही पैराग्राफ है।
इन द अबव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर जानना चाहेंगे। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, बताइए क्या होगा। अरे थैंक यू बेटा, ऑफिशियल क्या नाम था आप तुमसे पढ़े हुए। 21 क्वेश्चन फिर से देखना, 21 में क्या आ गया भाई। अब स्वाति बेटा क्या आ गया 21 में? भाई कोई दिक्कत है क्या? 21 में मैं यहीं से देख लूंगा बेटा, कोई दिक्कत है क्या? 1 मिनट। अच्छा 21, अरे नहीं बेटा 21 सही है, ठीक है ना। उस पर तो बहुत टाइम लगाया हमने, ठीक है ना, उस पर तो हमने बहुत टाइम लगाया। ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा सीटेट में, मैं आपको बता देता हूँ। जो 21 क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सीटेट में। चलिए नहीं बेटा देखो, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। इसमें दो ऑप्शन यही तो काम के हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है या सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। एनसीईआरटी में भी दी हुई है ये रिएक्शन, सल्फ्यूरस एसिड बनता ना कि सल्फ्यूरिक, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है, ठीक है ना। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, यू हैव 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं ए और बी, ठीक है। कहाँ है नहीं मान लो मतलब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन पेस्ट ऑफ टर्मरिक। ए में बेटा हल्दी है, ए के अंदर क्या है? टर्मरिक है, हल्दी है। वेयरएज टेस्ट ट्यूब बी कंटेन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोप्थिलीन। बी के अंदर क्या है? फिनोप्थिलीन का एक्वस सॉल्यूशन है। ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl टू दीज टेस्ट ट्यूब, इसमें भी बेटा एसिड डाल दिया, डाइल्यूट एसिड, इसमें भी एसिड डाल दिया। तो बेटा फिनोप्थिलीन क्या एसिडिक सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट डालता? कोई इफेक्ट नहीं डालता। टर्मरिक कोई इफेक्ट डालती है? कोई इफेक्ट नहीं डालती। दोनों में कुछ नहीं होने वाला। सत्य बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है पूरा, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि क्यों नहीं है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसका पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया। चलिए, क्या आंसर होगा बताइए। ए एंड बी वुड अपीयर रेड, नहीं बेटा, ए वुड अपीयर रेड नहीं, ए वुड रिमेन येलो वाइल दोज ऑफ बी वुड अपीयर पिंक। ए वुड रिमेन येलो वाइल दोज ऑफ बी वुड रिमेन कलरलेस। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन, टार्टरिक एसिड किस में मिलता है? इनमें बेटा सिट्रिक एसिड होता है, अनराइप मैंगोज में होता है, ग्रेप्स में होता है और टेमरिंड में। सी और डी एक और याद कर लेना, ठीक है ना। टार्टरिक एसिड इमली में होता है, अंगूर में होता है और कच्चे आम में होता है। इमली में होता है, अंगूर में होता है और कच्चे आम में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव फिनोप्थिलीन सोल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी, ठीक है ना। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है ए बी सी और तीनों में फिनोप्थिलीन है। ए बी सी तीनों में क्या ले रखा है? फिनोप्थिलीन ले रखा है, तीनों में फिनोप्थिलीन ले रखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑन पुटिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl इन ए के अंदर क्या किया उसने? HCl डाल दिया। ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन बी, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल दिया और इसमें डाल दिया डिस्टिल्ड वाटर। अरे तो लड्डू क्वेश्चन हो गया। यू विल फाइंड दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर क्या आएगा? एसिड में कलरलेस रहेगा, बेस में पिंक आ जाएगा। अरे तो वही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये कलरलेस रहेगा, वही सेम कलरलेस पिंक कलरलेस, कलरलेस पिंक कलरलेस, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A student puts a drop of dilute solution of sodium hydroxide first on a blue litmus paper। देखो एक नीला लिटमस पेपर था,
ब्लू लिटमस था, उसने क्या किया, बेस डाल दिया इस पर। तो बेस डालने से सर कोई इफेक्ट आएगा इस पर? बेस तो इस पर कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, ये ब्लू ही रहेगा, ठीक है ना। एंड देन क्या करते हैं, स्टूडेंट पुट्स ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम फर्स्ट ऑन ए ब्लू लिटमस पेपर। अच्छा, एक बार उसने रेड पर डाल दिया, रेड पर डालेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, इसमें क्या था, ठीक है ना। द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, गलत। देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है। हाँ बेटा, क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट होते हैं बेटा। देखो, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है कार्बन की, डायमंड होते हैं, ठीक है ना। डायमंड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। एमरफस में बात करें तो चारकोल होता है, ठीक है ना। चलिए, नेपथलीन बॉल्स, जैसे ये क्वेश्चन है, ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन। नेपथलीन बॉल्स दैट आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेपथलीन किससे मिलता है, कोल तार से मिलता है। नेपथलीन किससे मिलता है बेटा, कोल तार से मिलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, किससे मिलता है ये, कोल तार से मिलता है, ठीक है। चलिए, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, विच इज बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। उसने बोला है डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू फ्यूल, स्पेलिंग गलत है फ्यूल की, ठीक है ना। चलिए, देखिए, कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं और यहीं बैठे रहेंगे, वो यहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। कुछ लोग जानबूझकर करवाते हैं कि नेगेटिव कमेंट करो, और जिनको कुछ समझ नहीं आता, भगवान ने सबको दिमाग दिया है बेटा, सबको दिमाग दिया, उसका यूज कीजिए। जिसको समझ नहीं आ रहा वो अपना दिमाग यूज करे, ठीक है ना। और जरूरी थोड़ी है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट आपके काम का नहीं है। आप कुछ और सोचिए जीवन में, जरूरी थोड़ी कि जीवन में टीचर ही बनना, और भी कुछ बन सकते हैं बेटा। अच्छा, कह रहा कई गुरुजी कोक बोलते हैं, कोई चारकोल बोलते हैं। तो अब देखिए, अब आप पर डिपेंड करता है आप किस पर यकीन करोगे। एनसीईआरटी लिखती है कोक, कोक जो होता है ना वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। ऑलमोस्ट लगा दिया उसने, ठीक है ना। लेकिन जब आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो डायमंड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है, ठीक है ना। और एमरफस फॉर्म में बात करेंगे तो चारकोल होता है, ठीक है ना। चलिए, तो डोमेस्टिक फ्यूल जो हम घरेलू फ्यूल होता है बेसिकली, एलपीजी यूज करते हैं, तो डोमेस्टिक फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, हमें कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे घरों पर हम जब खाना पकाते हैं, ऐसा नहीं कि हम फ्यूल जलाएं, खाना रखा एकदम से पक के उठा ले, ठीक है ना। हमें मॉडरेट चाहिए, ठीक है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू डोमेस्टिक फ्यूल के लिए मॉडरेट होनी चाहिए, तो इन दोनों में से एक होगा। स्टेट के बारे में यहाँ तो गैस ही दे रखा, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है ना। अब आ रहा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर बेटा वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी बॉडी जलना शुरू करती है। तो इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप गैस ऑन करते हो, ऐसा नहीं कि एयर के कांटेक्ट में आते ही वो अपने आप जलना शुरू कर दे, ठीक है ना। इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी गैस ली कोई वो अपने आप जलना शुरू कर दे, तो मॉडरेट होना चाहिए। तो आंसर क्या लगा दोगे, ऑप्शन सी, ठीक है ना। क्या आंसर लगा दोगे, ऑप्शन सी। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो जिसको वैल्यूज याद होंगे ना वही दे सकता है, जिसको एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, हमने तो पढ़ाई है आपको बैच में, ठीक है। बताइए क्या आंसर दोगे। इग्निशन टेम्परेचर बेटा सोनम वो होता है जिस पर मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई बॉडी जलना शुरू करती है।
देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, अब यार पूरा एक्सप्लेन करेंगे। काऊ डंग केक की सबसे कम होती है, काऊ डंग केक सबसे कम होती है, ठीक है ना। इसके बाद वुड की आती है, इसके बाद कोयले की आती है, ठीक है ना। फिर कैरोसिन, ये जो कैरोसिन पेट्रोल डीजल ये सेम ही है, पेट्रोल डीजल, ठीक है ना। इनसे ज्यादा आती है बेटा फिर सीएनजी की, ठीक है ना। सीएनजी में होती है मीथेन बेसिकली, और सीएनजी से ज्यादा किसकी होती है, एलपीजी की, और एलपीजी से ज्यादा किसकी होती है, लिक्विड हाइड्रोजन की। लीजिए मैंने आपको सारी कहानी बता दी। अब देख लीजिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन डीजल। बिल्कुल बेटा, सीएनजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो डीजल से ज्यादा होती है। उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो नहीं हो सकता। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन कोल। बिल्कुल बेटा, कैरोसिन जो होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कोल से ज्यादा होती है, ये भी सही है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन वुड। कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो वुड से ज्यादा होती है, ये भी सही है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस, बायोगैस क्या होती है, मीथेन ही होती है, इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। नहीं बेटा, बायोगैस में क्या होती है, मीथेन। तो ये गलत बोल दिया, एलपीजी की ज्यादा होती है ना कि बायोगैस की। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अरे यूपी इंस्पायर हब बेटा, कृपा ज्ञान ना दे, मेरी बात ध्यान से सुने। आपने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो अभी आपको नहीं पता तो मान लीजिए, ठीक है। देखो मेरा मानना ये होता है, चलिए छोड़िए यार, अब हम तो पढ़ाने पे ध्यान देते, क्यों ज्ञान व्यान देना ठीक नहीं है। आप बड़े लोग, बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, आप समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा प्योर होता है यूएस इंस्पायर हब, ठीक है ना। अच्छी बुक्स पढ़ा करो बेटा, अच्छी बुक्स पढ़ोगे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एलपीजी में सबसे ज्यादा बेटा ब्यूटेन होती है, जफर एलपीजी में सबसे ज्यादा ब्यूटेन होती है। अगर चारकोल ऑप्शन में ना होता, डायमंड ऑप्शन में ना होता, तब आप कोक पर जाते, ठीक है ना। चारकोल ऑप्शन में ना होता और डायमंड ऑप्शन में ना हो, तब आप कोक आंसर टिक करोगे, ठीक है। चलिए, 3.7 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न टू गिव ऑफ दिस मच जूल ऑफ एनर्जी। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन स्टैंडर्ड यूनिट। पहली चीज तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू की स्टैंडर्ड यूनिट पता होनी चाहिए, ये होती है किलो जूल पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझते हो, अगर आपने जो फ्यूल लिया बेटा, फ्यूल कितना लिया, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम फ्यूल का कंबशन कराया। कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी निकलती है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, कैलोरीफिक मान बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो वो कह रहा है 3.7 किलोग्राम लेते हो आप, 3.7 किलोग्राम लेते हो, ठीक है ना। तो इससे कितनी एनर्जी निकल रही है, ये जूल में है। अगर मैं इसको किलो जूल में लिखूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5 किलो जूल, ठीक है ना। तो लेकिन हमें तो बेटा कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी, तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है 1 किलोग्राम फ्यूल का कंबसन कराना है। तो अगर आप 1 किलोग्राम फ्यूल का कंबसन कराओगे तो ये हो जाएगा 1665 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3.7। कितने पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये 45 समथिंग पर जाएगा, पॉइंट हटाओगे 10। तो सोल्व करो कितना आएगा बेटा, कर लीजिए इसको। ये शायद 45 पर कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखो उसने ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा, अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट किलो जूल, वो जूल में था, हमने उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। किलो, ये 10 की पावर 8 था, ये 108 नहीं, ये 10 की पावर 8 है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी। क्या आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। बेटा एक बात बताइए, आप मेरी बात सुनिए, क्या गूगल आपको हमेशा सही आंसर देता है, क्या आपको गूगल हमेशा सही आंसर देता है, क्या कोई वेबसाइट जरूरी है कि वो हमेशा उसके आंसर सही हो।
ठीक है, अगर मुझे कोई डाउट होता है ना तो मैं मना कर देता हूँ। देखो मैं इस टाइप का टीचर हूँ बेटा, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता मैं ईमानदारी से बोल दूंगा कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मैं उस चीज़ को ईगो पर नहीं लेता, लेकिन मैं गलत नहीं बताऊंगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ समझाऊंगा बढ़िया, कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं समझाया मैंने आपको, ठीक है, गलती से ऑप्शन गलत टिक कर दिया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको कभी भी गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना उसूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। देखो हमें नहीं पता बेटा गूगल क्या कहता है, वो क्या कहता है, ठीक है ना, अच्छी बुक्स जो कहती हैं हम आपको वो चीज़ बताते हैं, जो अच्छी बुक्स जो कहती हैं वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। बेटा अगर सीटेट, अगर देखो अगर सीटेट उसको सही उत्तर माना है ना, तो जो वो टिक कर क्या हुआ, उसने तो क्वेरी लगाई नहीं होगी, मैं विद प्रूफ आपको क्वेरी लगवा सकता था, ठीक है ना। जो मैंने पढ़ाया अगर वो आंसर गलत कर दे सीटेट वाले तो मुझे बता देना, मैं आपको उसका प्रूफ देके प्रूफ देंगे पूरा, ठीक है। एक परवीन जी मैराथन ही तो हो रहा है और ये क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का आपको बताने में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये एस सॉरी सी टेट में हाईली रिपीटेड है, ठीक है ना, ये हाईली रिपीटेड है। हाँ कोक जो होता है बेटा ये किसका प्रोडक्ट होता है, कोक ये कोल का प्रोडक्ट होता है, और उसने हमसे पूछा है कि पेट्रोलियम का कौन सा बाय प्रोडक्ट नहीं होता, तो कौन सा नहीं होता, कोक, ठीक है। बाकी बिटुमिन भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है, पैराफिन वैक्स भी, और लुब्रिकेंट ऑयल भी। चलिए, विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, अभी मैंने पढ़ा दिया आपको ये सारा, ठीक है ना। इनमें से कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इनमें से कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अभी बताया था लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स जनरली एक्सप्रेस्ड, अभी बताया था कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम, ये कैलोरी पर ग्राम है, किलो कैलोरी पर ग्राम, जूल किलो जूल पर किलोग्राम, आंसर आ गया ऑप्शन डी, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड फ्यूल हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, बताइए इनमें से कौन से फ्यूल की, मैंने सब कुछ बता दिया, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। इस 49 का आंसर बताइए, इनमें से कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पता है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े डिफरेंस है इनमें, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मुस्कान बेटा मैंने यही तो बताया था पहले आपको, डायमंड जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है वो ऑप्शन में नहीं है, तब मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया। क्या आंसर होगा बेटा इसका, एलपीजी, एलपीजी की ज्यादा होती है, एलपीजी से कम सीएनजी की, उससे कम पेट्रोल डीजल, ठीक है। चलिए, वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यहाँ पर उनके यूजेस हैं, तो आपको करेक्ट मैक्स बताना है, ठीक है ना। पेट्रोलियम कोक का ना बेटा हमेशा एक ही यूज हमेशा जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है, इसका यूज करते हैं स्टील इंडस्ट्री में, कहाँ यूज करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में, तो देखना कभी भी क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही हमेशा मिलेगा, तो देखिए कहीं दे रखा होगा साइड में, परफ्यूम फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, मेटलिंग द रोड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है ना। और तो इसका तो हो गया, कोक का तो हो गया बेटा ये वाला, मेटलिंग ऑफ रोड्स मतलब जो सड़क बनाते हुए आपने सुना होगा रोड बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, तारकोल, वो तारकोल नहीं मूर्खों, वो बिटुमिन होता है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, बिटुमिन, बिटुमिन कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ यहाँ पर होती है, ये जो कोल तार दे रखा है ना, ये जो कोल तार दे रखा है, आप इसको थर्ड से मैच करा देते हो, नहीं बेटा वो बिटुमिन होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में पढ़ लेना बेटा, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म लिखा है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, अब इस बात को छोड़ दीजिए बेटा, ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो मिस्टेक होती है बेटा वो यहाँ पर होती है, आप लोग कोल तार दिखते ही मेटलिंग द रोड लगा देते हो, वो गलत है, ठीक है ना। चलिए, अगर आप यहाँ से भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यहाँ से भी देख सकते हो, ए का क्या है, फोर्थ, अगर ये आपको पता है तो यहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोल तार का यूज अगर आप एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में बता रखा है कोल तार का यूज होता है परफ्यूम, प्लास्टिक भी आएगा, परफ्यूम, प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक ड्रग्स,
ये सब बनाने में यूज करते हैं। बोला हाँ कोल तार का यूज ऐसे करते हैं, चलिए ठीक है। अब कोल गैस का यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है ना। जो ये जो कोल गैस थे ना, पहले इसका यूज हम क्या करते थे, सोर्स ऑफ लाइट के रूप में यूज करते थे। हम्म, पहले हम इसका यूज एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज करते थे, आजकल हम इसका यूज सोर्स ऑफ हीट के रूप में करते हैं कोल गैस का। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर दिख नहीं रहा, ब्लर आ रहा है। बेटा वो हाथ से साफ कर लो ना, एक बार स्क्रीन को हाथ से साफ कर लो, दिख जाएगा। मूर्ख हो, नेटवर्क आपका स्लो हो गया होगा बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। थर्मोप्लास्टिक जो होती है, ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर आप उनको गर्म करोगे, गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे थर्मोप्लास्टिक को आपने गर्म किया, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जैसे आप उसको शेप चाहते हो वैसी शेप दे दो, ठीक है ना। वैसी शेप देने के बाद उसको हम फिर से कूल करेंगे, जैसे कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम उसको बार बार मोल्ड कर सकते हैं, जैसा हम चाहें उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो आगे भी देख लेते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। ये तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, ये थर्मोप्लास्टिक की होती है, ना कि थर्मोसेटिंग की। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग है, नॉट थर्मोप्लास्टिक। बेकेलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग होता है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग, नहीं बेटा ये भी थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है, पीवीसी और पॉलीथीन, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए बेटा रिएक्टिविटी सीरीज का देखिए। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, बताइए क्या जिंक एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं बेटा, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे डिस्प्लेस कर देगा? आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। बट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। बेटा जूम कर दूंगा तो बेटा बाकी क्वेश्चन चला कहाँ जाएगा बेटा, वो तो आउट ऑफ बोर्ड ऑफ प्लेन चला जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसे तो क्लास ही खराब हो जाएगी। आगे देखिए, एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम, एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम जो होता है वो कह रहा है कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, बिल्कुल हाँ एल्यूमिनियम, एक मिनट, एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, नहीं बेटा ये तो गलत है, एल्यूमिनियम तो डिस्प्लेस कर सकता है। अच्छा ऊपर कुछ बोल रखा है क्या, आगे देखते हो कुछ ऑप्शन, अच्छा या तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई, दोबारा देखते हैं। आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एल्यूमिनियम कैन नॉट, नहीं बेटा एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर सकता, दोनों ही आंसर होंगे। अच्छा ये तो गलत ही है ना, एल्यूमिनियम तो डिस्प्लेस कर सकता है, उसने कहा है एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस, इस तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। अगर यहाँ पर नोट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते, एक मिनट रुकना बेटा, इस क्वेश्चन को करना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ 3 पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं बेटा, पेट्रोलियम से और सीएनजी से, सीएनजी से और पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। देखिए तो हमें पेट्रोलियम से डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, लेकिन रेओन नहीं मिलता, ये हमें ना तो सीएनजी से मिलता ना पेट्रोलियम से मिलता। यहाँ पर कास्टिक सोडा नहीं मिलता, ठीक है ना। लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है पेट्रोलियम से, बिल्कुल मिलता है। बिटुमिन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए डिटर्जेंट भी मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल भी मिलता है, पॉलीएस्टर भी मिलता, पॉलीएस्टर मतलब यूज करते हैं, ठीक है ना। पेट्रोकेमिकल का हम यूज करते हैं पॉलीएस्टर बनाने में। तो इन दोनों ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो कोल तार होता है, ये कोल तार किसका प्रोडक्ट है बेटा, कोल का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है ये, कोल का प्रोडक्ट है।
और पेट्रोकेमिकल किसको बोलते हैं हम? पेट्रोलियम और सीएनजी के प्रोडक्ट्स को बोलते हैं। ठीक है। अरे नहीं बेटा रोहित, अरे बोलने दीजिए जिसको जो बोलना, क्या फर्क पड़ता है। देखो ये कह रहा है प्रूफ के साथ। बेटा क्या लिखा है बेटा, एक आप मुझे ना उसका एक बार वो वर्ड लिख कर बता दीजिए, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ उसमें एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म लिखा है, ना लिखा हो तो मुझे बता दें। अरे बेटा इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़िए। चलिए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा एक बच्चे के ऊपर मैं पूरी क्लास खराब नहीं करूंगा, ठीक है। आपको मानना आंसर मान लीजिए, नहीं मानना मत मानिए, वो आपकी दिक्कत है। हमारा काम है समझाने का, सही चीज बताने का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम आपकी बात को सत्य मान लें, अगर वो सच होती तो हम जरूर मान लेते। एनसीईआरटी हमने भी पढ़ी है और मैंने आपको स्टेटमेंट बताया एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे कहाँ सेंड करोगे, मैं यहाँ नंबर तो दे नहीं सकता अपना, दिक्कत ये है। क्योंकि अगर मैंने अपना नंबर दे दिया तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, आप लोग जीने नहीं दोगे, बात ये है, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना। बोथ सोडियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन केरोसिन। देखो बेटा, सोडियम जो होता है ना, इसको तो केरोसिन में स्टोर करते हैं, और फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं, जल में स्टोर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बोथ सोडियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन वाटर, नहीं। सोडियम केरोसिन में होगा, फॉस्फोरस किस में होगा? वाटर में होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। A copper vessel when exposed to humid air for a long time acquires a dull green coating on its outer surface। आज ही कराया था ये। इसमें क्या हुआ? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, चलिए आगे देख। आफ्टर रेन impurities and suspended particles settle down, which of the following process is responsible for this? देखिए बेटा, आफ्टर रेन इम्प्योरिटीज, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, देखिए ये क्या हो रहे हैं, वो कह रहा है सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सस्पेंडेड पार्टिकल जो सेटल डाउन हो रहे हैं, ये कौन से प्रोसेस से होते हैं बेटा? ये सेडिमेंटेशन होता है। क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है ना। निलंबित जो कण होते हैं जब वो सेटल डाउन होते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन के लिए मुझे एक चीज बताइए कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? ये हैवी होने चाहिए या लाइटर होने चाहिए? ये हैवियर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइटर होंगे तो बेटा ये सेटल डाउन हो ही नहीं पाएंगे। सेडिमेंटेशन के लिए पार्टिकल कैसे होने चाहिए? हैवी होने चाहिए, क्योंकि अगर लाइटर होंगे तो वो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। दूसरा, वो इनसोल्यूबल इन वाटर होने चाहिए, जल में विलय नहीं होने चाहिए, क्योंकि घुल गए तो सेटल डाउन कहाँ से होगा? तो रूप रंग बदल जाएगा। घुलने के बाद चीज वैसी थोड़ी रहती है जो पहले थी, ठीक है ना, रूप रंग बदल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है सेडिमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको पहचानना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलिए, केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। जनरली हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि उसने यूजुअली बोल दिया। इन ए फिजिकल चेंज देयर इज ए ऑलवेज चेंज इन स्टेट। बताइए, अगर कोई फिजिकल चेंज होगा क्या उसमें हमेशा स्टेट चेंज होगी? ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? अभी कितना टाइम हुआ है? 8 बजे है ना अभी। पढ़ते हैं, 15-20 मिनट और पढ़ते हैं अभी। 75 क्वेश्चन करने हैं, 75 तक करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है।
बाकी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको होमवर्क में। क्या बेटा परवीन खुशवा क्या कह रहे हो आप, पता है? चलिए एक बात बताओ, अगर कोई एप्पल है, ठीक है, आपने उस एप्पल को कट कर दिया, आपने उस एप्पल को कट कर दिया, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? देखो, ये स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ये हमेशा रिवर्सिबल होता है। यूजुअली जनरली अगर हम बात करें, मैक्सिमम केसेस में केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। वो ये नहीं कह रहा कि जितने भी केमिकल चेंज होंगे वो सारे इरिवर्सिबल होंगे, ये नहीं कह रहे वो, ठीक है। देखो बेटा, तो वो कैसा चेंज रहेगा? वो फिजिकल चेंज ही रहेगा। एप्पल को आपने कट कर दिया तो वो फिजिकल का फिजिकल चेंज ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। और शेप वगैरह में चेंज करते हैं, ठीक है ना, शेप वगैरह चेंज होती है तो फिजिकल चेंज ही रहता है, ठीक है ना, शेप से वो इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फिजिकल स्टेट में चेंज हो, ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं। तो ऑप्शन बी, ये बी वाली जो होगी ये आपकी फॉल्स होगी, ए ट्रू होगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आने वाली है, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल देकर बताया है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल चेंज होते हैं, तो एप्पल सॉलिड थी, वो बाद में भी सॉलिड रही है, ठीक है। इन द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी, ए प्लस बी गिव सी, वट कैन यू से श्योरली अबाउट नेचर ऑफ ए बी एंड सी। कोई रिएक्शन दे रखी है ये, और आपसे इनका नेचर के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ, इनसे कुछ चक्कर में कोई नहीं बेटा, तो हम फास्ट हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। अब देखिए, ए और बी रिएक्ट करके, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, आपको सिंपल चीज है, ए और बी रिएक्ट करके कोई भी दो चीजें रिएक्ट कर रही है तो एक बन रहा है, तो ये क्या होगा? कंपाउंड होगा। ये क्या होगा? कंपाउंड है। ये कंफर्म है कि सी आपका कंपाउंड होगा, ठीक है ना, यौगिक होगा। अब आपको अगर कंपाउंड के बारे में नहीं पता तो वो आपकी हेडेक है, ठीक है। तो ये कंपाउंड होगा। तो ये देखिए, सी कंपाउंड है, यहां है, सी कंपाउंड है, यहां पर है। अब ये ए और बी है, देखो, जैसे अगर मान लीजिए सी प्लस ओ टू CO2, CO2 कंपाउंड हो गया, CO2 क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। ये एलिमेंट हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया आपका, ठीक है। तो वो कह रहा है ए एंड बी मे बी कंपाउंड और एलिमेंट। ए और जो बी है बेटा, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन सी जो है वो एलिमेंट, अरे ये तो है, ये तो मैं पढ़ना ही नहीं था। ए एंड बी आर एलिमेंट्स, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर ए और बी क्या आपके एलिमेंट्स है। मुझे एक चीज बताइए, जैसे और कोई रिएक्शन लेते हैं, N2+3H2 गिव्स 2NH3। हाँ, ये भी सही है, ये भी देख सकते हो, ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये आपके एलिमेंट, बेसिकली इनको, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। मैं कुछ और एग्जांपल लेने चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें एग्जांपल में देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपने CO2 के साथ कराई, CaCO3, ये कंपाउंड हो गया। ये भी कंपाउंड है बेटा, ये भी कंपाउंड है। यहाँ पर ये एलिमेंट थे, यहाँ पर क्या थे? ये एलिमेंट थे। यानी कि ए और बी जो है वो एलिमेंट भी हो सकते हैं। ये भी एलिमेंट है बेटा, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। मैंने वैसे मॉलिक्यूल लिख दिया, ठीक है ना। अगर एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम सेम है तो उसको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एलिमेंट हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ए एंड बी मे बी एलिमेंट और कंपाउंड। ए और बी जो आपका एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सी कंफर्म है, सी क्या होगा? कंपाउंड होगा। सी क्या होगा? कंपाउंड होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A, B, C and D are indicators which give the following changes in acid and bases. Identify them. ठीक है ना। ये चार इंडिकेटर आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। सारे इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सारा इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको अगर हम एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। तो वो कौन से इंडिकेटर है जिनको एसिड में डालने से चेंज नहीं आता? देखिए, एसिड में जो चेंज नहीं होते, फिनोल्फथालीन नहीं चेंज होता बेटा, टर्मरिक नहीं होती,
फिनोल्फ्थालीन पर कोई चेंज नहीं आएगा, टर्मरिक पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे इंडिकेटर है। अब देखिए, तो देखिए कहीं दे रखा है ऐसा, टर्मरिक यहाँ पर दे रखा है, फिनोल्फ्थालीन दे रखा है, टर्मरिक दे रखा है, तो इसको हटाइए, पहला ऑप्शन गायब। अब आगे देखते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में वो रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर देते हैं। तो बेटा बेसिक सॉल्यूशन में अगर फिनोल्फ्थालीन होता, फिनोल्फ्थालीन कैसा कलर देता है, फिनोल्फ्थालीन तो पिंक देता है, ठीक है ना। और टर्मरिक कैसा देती है, रेडिश ब्राउन देती है। तो यानी कि ए क्या हो गया आपका, टर्मरिक हो गई। तो या तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा। अगला देखते हैं, कलरलेस है, ठीक है ना, कलरलेस है और पिंक है, ये तो पता चल गया ये क्या होगा, फिनोल्फ्थालीन होगा। बी क्या होगा, फिनोल्फ्थालीन होगा। यहाँ पर चाइना रोज दे रखा है, यहाँ पर फिनोल्फ्थालीन दे रखा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, रेड हो जाता है, ठीक है ना। एसिड सॉल्यूशन में कौन सी चीज होती है जो रेड हो जाती है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो मैच हो रहा है। रेड लिटमस पे अगर आप एसिड डालोगे तो रेड ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रेड लिटमस, यहाँ भी रेड लिटमस, लेकिन तो हम ऑप्शन हटा ही चुके हैं, हम तो अपना ये वाला मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब चाइना रोज के बारे में देख लीजिए, चाइना रोज की खास बात क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, वो डार्क पिंक हो जाता है। वैसे नॉर्मल लाइट पिंक होता है, चाइना रोज जो होता है आपने देखा होगा कैसा होता है, लाइट पिंक होता है। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, वो डार्क पिंक हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन में वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड रिगार्डिंग फोर मेटल्स पी, क्यू, आर एंड एस, ठीक है ना। क्यू डिस्प्लेसेस, क्यू जो है बेटा वो पी को भी डिस्प्लेस कर रहा है, एंड एस फ्रॉम देयर सोल्ट सॉल्यूशन। तो यहां से क्या पता चला, क्यू जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है पी और एस से, इस स्टेटमेंट से। पी डिस्प्लेसेस एस एंड आर फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सोल्ट सॉल्यूशन। तो पी जो है बेटा वो डिस्प्लेस कर रहा है एस और आर से, ठीक है। पी डिस्प्लेसेस एस एंड आर फ्रॉम देयर सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि पी क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। एस डिस्प्लेसेस ओनली आर फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। एस जो कर रहा है वो आर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो एस ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब इनको अरेंज करना है, अब ध्यान से देखना। देखिए, क्यू जो है वो पी और एस से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। और पी जो है वो एस से रिएक्टिव हो रहा है, तो यहां से दिख रहा है पी जो है वो एस से ज्यादा रिएक्टिव है, पहली चीज, ठीक है ना। और पी आर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो क्लियर ही हो गया, ठीक है ना। एस जो है वो आर से ज्यादा रिएक्टिव है, और क्यू जो है वो पी से भी ज्यादा रिएक्टिव है, एस से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसने आपसे पूछा है विच इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल, विच इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आप सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा है, तो सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, कहा, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए बेटा आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट दे रखे, रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन, आपको बताना है इनमें से किस में रिएक्शन होगी, आपको बताना है इनमें से किस में रिएक्शन होगी, ठीक है। देखिए, एल्यूमिनियम और जिंक में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एल्यूमिनियम और आयरन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट होगा। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट होगा। सी और डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए। एन एलिमेंट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं आप लोग इसको सोल्व करके बताएं। देखो मैं आपको आपको मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। एक एलिमेंट एक्स है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। देखो मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आंसर मैं आप लोगों से पूछूंगा इसका। भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका यूज करें, ठीक है। एन एलिमेंट एक्स इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन।
ये ऑक्सीजन में बर्न होकर टू प्रोड्यूस ए गैस, इसने गैस बनाई, ठीक है, डिजोल्व्स इन वाटर, डिजोल्व्स इन वाटर, ठीक है ना, एंड द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि ये क्या हो गई बेटा, ये गैस जो होगी कैसी होगी, एसिडिक होगी। अब एसिडिक होगी तो किसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के। एक्स क्या हो गया आपका, एक नॉन मेटल। अब मुझे आंसर बताइए क्या होगा, फिर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, क्या आंसर होगा। सल्फ, अच्छा ये तो बढ़िया, और भी बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अच्छा कार्बन क्यों नहीं हुआ, कार्बन क्यों नहीं हुआ, कार्बन ले लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती, क्या दिक्कत थी। मुझे बताइए कार्बन आंसर क्यों नहीं दिया। बेटा शाहिद ये जो क्लास है ना, ये कोई पर्सनल क्लास नहीं है किसी एक बच्चे के लिए डाउट बताने वाली क्लास जो है, ठीक है ना, इस सबके लिए क्लास है बेटा, ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बता देता हूँ होती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये, अरे क्या लिख दिया मैंने, ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। ये अब जो है साइड में लिख रहा है ना वो नीचे आएंगे। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये मोर रिएक्टिव, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल। मैंने आपसे पूछा, आपने कार्बन आंसर क्यों नहीं लगाया, कार्बन भी तो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, आपने आंसर सल्फर ही क्यों लगाया। हाँ क्योंकि कार्बन जो होता है बेटा, ये डायमंड और ग्रेफाइट दो फॉर्म में मिलता है, तो इसी ग्रेफाइट वाली जो फॉर्म होती है वो कंडक्टर होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन में बेटा, नाइट्रोजन में बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है ऑक्साइड बनने की, लेकिन सल्फर के केस में आपके यही है, ठीक है ना, इसीलिए आपका आंसर होगा डी सल्फर, डी सल्फर। चलिए, द वेरियस स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, बेटा ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हमारा कोई काम नहीं इससे, तो ये भी बायोलॉजी का है, हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन वाटर डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चलिए ये बताइए। नहीं बेटा, एक था पोटेशियम। अरे बहुत सारी ट्रिक होती है इसकी, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की। काशीनाथ कमाली आलू जरा पी के पकाता है, आप केदारनाथ वाली बना रहे हो, ठीक है बेटा, शायद क्या नाम था आपका जो भी था, काशीनाथ कमाली आलू जरा पी के पकाता है, इससे भी याद कर सकते हो शायद, ठीक है। देखो ऐसे है, कहाँ गया, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, ठीक है ना, इस तरीके से। हम्म, देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन से सोल्यूशन, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, कौन से सोल्यूशन होते हैं जो वाटर के अंदर अगर हम डाल सोल्यूशन इन वाटर, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कौन से सोल्यूशन होते हैं, सुनिए, ये आपके बेटा एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं और सोल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं और सोल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, एसिड बेस सोल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेमन जूस एसिडिक है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कास्टिक सोडा एक बेस है ये कंडक्ट करेगा, कॉमन सोल्ट सोल्ट है ये कंडक्ट करेगा, लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन है बेटा, ना ये एसिड है, ना ये बेस है, ना ये सोल्ट है, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी,
चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बर्निंग ऑफ ए पीस ऑफ ए पेपर टू प्रोड्यूस एश इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। पेपर जल जाता है बेटा, जलने के बाद वो एक नया सब्सटेंस बना रहा है और प्रोसेस इरिवर्सिबल भी है, तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ ए पीस ऑफ ए पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जनरली हम यही बोलते हैं, यूज अभी थोड़ी देर पहले भी, जनरली हम क्या बोलते हैं कि जितने भी इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा हिमांशु, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। अभी मैंने बताया था कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पार्टिकल कैसा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए और इनसोल्यूबल इन वाटर। हैवी होना चाहिए, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, क्योंकि हैवी नहीं होगा तो सेटल डाउन नहीं होगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड बाय अंतरा ऑन बर्निंग वेरियस फाइबर ऑन ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम पर बेटा ये जो है ना, ये आपका याद करने वाला होता है। ठीक है ना, तो बर्न्स विद ब्राइट लाइट एंड ग्रेइश ब्लैक एशेज। ये ग्रेइश ब्लैक जो ऐश आती है, ठीक है ना, ये किसकी आती है आपकी, ये होता है सिल्क। ठीक है ना, बर्न्स बाय कर्लिंग एंड प्रोड्यूसेस डार्क क्रिस्प एश, ये बेटा डेनिम का काम होता है, ये याद करना है इसको, कुछ नहीं। ठीक है ना, मेल्ट्स ऑन बर्निंग, नायलॉन जो होता है वो मेल्ट्स हो जाता है, नायलॉन जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो सिल्क, डेनिम, नायलॉन का आंसर है ऑप्शन सी। ये याद करने वाली चीज, इसमें समझना कुछ है नहीं। ठीक है ना, चलिए लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज का एक और क्वेश्चन। मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल ए डिस्प्लेस कर रहा है तो ए बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, यही से देखा आगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। वैसे देखें, ए ज्यादा रिएक्टिव भी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यानी ये ऑप्शन गायब। चलिए आगे पढ़ना ही पड़ेगा। बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी, यानी कि सी जो है वो एन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए मिल रहा है कहीं पर ऑर्डर, सी ए बी कैब दिख रहा है कहीं, सी ए बी यहाँ पर कैब दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। मेटल बी डिस्प्लेसेस मेटल डी, मेटल बी डिस्प्लेसेस, तो बी जो है वो डी से भी ज्यादा रिएक्टिव है। सी ए बी डी आ गया, तो सिंपल सा है ऑप्शन सी। ठीक है, क्या आंसर आ गया, ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। ठीक है, आपको बताना कौन सा नॉन मेटल है जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं जिंक, नहीं कार्बन, यस डायमंड ग्रेफाइट, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट का थर्ड, देखिए आंसर यहीं से आ जाएगा क्या, यहाँ थर्ड है, यहाँ थर्ड है। ए नॉन मेटल विच इज, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है बेटा, ब्रोमीन। सेकंड का फोर्थ, देखिए अभी आया है नहीं, आगे आंसर मैच करा लेना, बाकी तो सी नहीं हो रहा रिप्लेस, क्या कुछ गलत पढ़ लिया क्या। मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी, ये हो गया। बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी, ओह सॉरी 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 सॉरी, तो फिर क्या दिक्कत है, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी, यानी कि सी जो, यही तो है फिर, सी जो है बेटा वो ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा। सी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव हो, यही तो लिखा था मैंने। बट नॉट एबल टू, अगर वो सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब सी ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना। मेटल बी डिस्प्लेसेस मेटल डी, मेटल बी ने डी को डिस्प्लेस कर दिया तो बी ज्यादा रिएक्टिव हो गया, बस सिंपल सा, ठीक तो है, अभी फालतू में टाइम खराब कराते हो। ए मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज, दोनों में कॉपर होता है बेटा। ब्रास के अंदर क्या होता है, हाँ जी कॉपर प्लस जिंक, और ब्रोंज में कॉपर प्लस टिन, एसएन सिंबल होता है। ठीक है, दोनों के अंदर कॉपर होता है। ठीक है, बेटा आपको क्या करना, आपको पढ़ने से मतलब है, कितने बच्चे देख रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, पता ना कैसे हो यार आप लोग। चलिए, विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, ये तो फिर से आ गया, हैवी एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, हैवी एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। इतना ही रखे क्या आज, कर लोगे, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वैसे भी। ठीक है ना, ये वही आ गया उसी, वही आ गया सेम। ठीक है ना,
चलिए ये क्वेश्चन बता देते हैं, एक फिर सेशन को एंड करेंगे, ठीक है ना। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस ए गैस विच इज पॉइजनस। देखो ध्यान से सुनना, फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उसमें बेसिकली कार्बन का होता है मेनली। अगर कार्बन को बेटा इम्प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिली, इम्प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिली, तो वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और अगर उसे प्रॉपर सप्लाई मिल जाए ऑक्सीजन की, प्रॉपर सप्लाई मिल जाए ऑक्सीजन की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये एक पॉइजनस गैस होती है। कैसी गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या हो गया, उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिली। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है ना। और वो क्या कर रहा है, विच इज produces a gas which is poisonous and reduces the oxygen carrying capacity of the world. This gas is carbon monoxide. This gas is carbon monoxide. ठीक है, चलिए राउंड फिगर कर लेते हैं 75, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आप पीडीएफ मिलेगा आपको, 25 क्वेश्चन आप कर लेना, देख लें। पीडीएफ बेटा सर बता देंगे, शायद मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर शेयर सर शेयर कर देंगे, नहीं करेंगे तो बेटा मैं अब सर शेयर कर देंगे, छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते। aqueous solution of which of the following oxide will turn blue litmus solution to red? blue litmus solution to red, नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा तो यानी कि एसिड होगा, ठीक है ना। और एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं, नॉन मेटल के। कॉपर मेटल है, कैल्शियम मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। आंसर आ गया मैग्नीशियम मेटल है। कैसा रहा सेशन बेटा, कैसा रहा सेशन, ठीक है। अभी बेटा आपकी मैम की क्लास है ना, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, कैसा रहा सेशन, ईमानदारी से बताना। चलिए थैंक यू गाइस, चलिए ठीक है। मैम की भी क्लास है ना बेटा, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए आपको, मैम की भी तो क्लास है अभी, ठीक है ना। नहीं तो हम पूरा करा देते, ठीक है। जिसको समझ आया बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आया वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ आया बेटा उसको अपने बेसिक्स पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे 2 सेशन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कराने थे, ठीक है, वो हमने कंप्लीट किए। बाकी सेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए बेटा, अभी भी टाइम है, आप 10 दिन में अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैराथन देखिए जो चली हुई है, मैराथन देखिए सारी, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ी सी भी अगर तैयारी की होगी, हल्की सी भी, तो थोड़ा सा भी अगर 10-15 दिन अच्छे से पढ़ लोगे, मैराथन अच्छे से देख लोगे, तो आपका बेटा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सेशंस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, क्योंकि सीटेट को टारगेट करते हुए ये सेशंस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा, बायोलॉजी का भी सेशन होगा, वो सारा मैम या सर जो आपको सारा बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ बेटा प्रगति, अच्छा आप पढ़ाते हो 9 to 12, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।